Hello students, I'm Sahil Roy and welcome back to YouTube channel of Web of Classes। आज का हमारा टॉपिक है कमर्शियल बैंक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि कमर्शियल बैंक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स की शुरुआत करने से पहले एक बार बैंक का रिविजन कर लेते हैं। हमें मालूम है कि बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है बैंकिंग और दूसरा है नॉन बैंकिंग। बैंकिंग को थोड़ी देर के बाद समझते हैं, पहले नॉन बैंकिंग देख लेते हैं। नॉन बैंकिंग वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बेसिकली दो नाम दिए गए हैं, दैट इज एनबीएफसी और एनबीएफआई। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और एनबीएफआई का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका एक एग्जाम्पल है दैट इज इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं लेकिन दे आर नॉन बैंकिंग, क्योंकि ये बैंक्स के जो भी फंक्शन होते हैं ना उसे परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि बैंक किसे कहते हैं। तो बैंक के लिए कहा गया है कि इट रिफर्स टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परफॉर्मिंग फंक्शंस। तीन फंक्शन कहे गए, मेजरली तीन फंक्शंस परफॉर्म करने वाले को हम बैंक कंसिडर करते हैं और ये तीन फंक्शन इस प्रकार हैं, जिसमें पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट्स, दूसरा फंक्शन है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस और तीसरा फंक्शन है फंड ट्रांसफर, जिसमें नेफ्ट और आरटीजीएस की बात कही गई है। नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगर हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी में हम अपना डिमांड डिपॉजिट अकाउंट नहीं वो एक्सेप्ट करता। इंश्योरेंस कंपनीज लोन ग्रांट करती हैं लेकिन फंड ट्रांसफर भी नहीं परफॉर्म करती। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये तीन फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे हम बैंक कहते हैं और बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन तीनों की जगह शायद एक ही फंक्शन परफॉर्म करे, उसे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही बोलेंगे, लेकिन वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कमर्शियल बैंक्स किसे कहते हैं। देखिए कमर्शियल बैंक्स, देखिए वर्ड जो है कमर्शियल, कमर्शियल का मतलब है प्रॉफिट मेकिंग। जो भी बैंक्स प्रॉफिट कमाने के नजरिए से मार्केट में है वो कमर्शियल बैंक्स हैं। उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना और आपको मालूम है कि बैंक्स मोस्टली अपना प्रॉफिट लोन देकर के ही या एडवांसेस देकर के ही अपना जो भी उनका प्रॉफिट है ना वो वहां से अर्न करते हैं। पहला पॉइंट यहां पे कहा गया है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं इट इज रेगुलेटेड एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द्वारा रेगुलेटेड हैं। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है इट परफॉर्म्स डुअल फंक्शन। जो कमर्शियल बैंक्स हैं ना वो दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन में इन्होंने कहा है कि एक्सेप्टेंस और दूसरा है लेंडिंग ऑफ फंड्स। जब हम बैंक में अपना पैसा जमा करने के लिए जाते हैं तो बैंक उसे एक्सेप्ट कर लेता है एज अ डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब यह होता है कि जिस मोमेंट पे हम अपना पैसा डिमांड करेंगे तो हमारा डिपॉजिट किया हुआ पैसा हमें वापस कर देंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट था लेंडिंग ऑफ फंड्स। हम जब भी बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसे प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाता है और बैंक उसका एक पार्ट CRR कैश रिजर्व रेशियो के नाम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ले जाके जमा कर देता है, जो आज के टाइम पे टुडे इज 21 अप्रैल 2020 और आज की रेट में जो CRR रेट है इट इज 3%। तो हमने अगर बैंक में जितना भी पैसा जमा किया उसका 3% बैंक क्या करेगा, RBI को ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद दूसरा एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक अपने रोज के कामकाज को मेंटेन करने के लिए, लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए SLR अपने पास मेंटेन करता है और ये आज की रेट में है 18.25%। इसका मतलब हमने बैंक में अगर 100 रुपीज जमा किया तो उसका 18.25% बैंक अपने पास रखेगा, 3% RBI में जमा कर देगा, बचा कुचा पैसा एज अ लोन बांट देगा। तो इट इज कॉल्ड लेंडिंग ऑफ फंड्स। ठीक है, ऑप्शन ये सेकंड पॉइंट था। अगला कहा जा रहा है इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड। जो बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं ना, बैंक में जो भी हम पैसा जमा करते हैं वो चार तरीके से पैसा बैंक अपने पास एक्सेप्ट करता है। पहला है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा है सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट,
तीसरा है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और चौथा है करेंट डिपॉजिट अकाउंट। ये चार अलग अलग तरीके के बैंक अकाउंट्स हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं चलिए फिक्स डिपॉजिट्स अकाउंट की। ये जो एफडी अकाउंट होता है ना, जिसे कहते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है उस बैंक में जहां पे ऑलरेडी आपका कोई बैंक अकाउंट है। ठीक है, वहां पे आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है एफडी अकाउंट के लिए। एफडी आप अपने पैसे का मिनिमम 7 डेज के लिए कर सकते हैं और मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए कर सकते हैं। आई रिपीट, फिक्स डिपॉजिट आप मिनिमम 7 डेज, 7 दिन के लिए मिनिमम आप एफडी करा सकते हैं और मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए करा सकते हैं। और बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है सबसे ज्यादा फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है, इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलता। ठीक है, दूसरा पॉइंट का है सेविंग्स अकाउंट। ये जो सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट है ये उन लोगों के लिए जो बेसिकली सैलरीड हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जो थोड़ा थोड़ा पैसा अपने बैंक में जाकर के हर महीने जमा करते हैं, जिनकी सैलरी बैंक में आती है, ये उनके लिए है। इसमें एक बहुत साधारण रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज 4%। इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की लिमिट होती है। एक लिमिटेशंस के बाद अगर आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे तो बैंक आपसे चार्जेस काटना शुरू करेगा। ये पिछले 3-4 साल में शुरू हुआ है। इसके पहले, मतलब अगर मैं बात करूं आज से 5-6 साल पहले की, तो आप कितने भी ट्रांजेक्शन्स करो, कितनी भी बार बैंक में पैसा जमा करो, कितने भी बार बैंक से पैसे विड्रॉ कर लो महीने में, मतलब 20-25 बार, तो कोई चार्जेस नहीं कटते। लेकिन अब क्या हो गया कि अगर आप 4 या 5 बार से ज्यादा, डिपेंड करता है किस बैंक, कौन सा बैंक है, ये प्राइवेट बैंक है कि गवर्नमेंट बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, तो डिपेंड करता है कि 3 बार या 5 बार से ज्यादा अगर आप डिपॉजिट भी करेंगे ना तो भी पैसे कट जाएंगे, और विड्रॉ करेंगे तो भी पैसे कटेंगे। आपको मालूम है एटीएम से अगर आप 5 टाइम से ज्यादा विड्रॉ करते हैं तो उसके बाद 20 रुपीज पर ट्रांजेक्शन आपके पैसे डिडक्ट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अगला है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो रिपीटेड नेचर का होता है, जहां पे हम हर महीने पैसे जाकर के जमा करते हैं और एफडी के कंपेरेटिव थोड़ा सा कम हमें इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। मतलब अगर एफडी में 6% मिल रहा है तो हमें रिकरिंग में 5.5 मिल सकता है या 5% मिल सकता है। ठीक है, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटेड। और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में हम क्या करते हैं, हम रिपीटेड बेसिस पे जाकर के पैसे जमा करते हैं। इसका भी एक सेपरेट अकाउंट बन जाता है और वहां पे हम पैसे जमा करते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट मिनिमम 6 मंथ्स के लिए होता है और मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए होता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में मिनिमम हम 100 रुपीज से ये अकाउंट शुरू करवा सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना हर महीने जमा कर सको, 20,000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, लेकिन आपको रिपीटेड बेसिस पे इतना पैसा हर महीने जमा करना पड़ेगा अपने टेन्योर तक, जो भी आपने टाइम पीरियड लिया। आप मंथ्स के हिसाब से भी ले सकते हो, 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, 15 मंथ्स, 25 मंथ्स, 28 मंथ्स, तो मंथ्स के हिसाब से भी आप आरडी अकाउंट शुरू कर सकते हैं। आखिरी जो हमारा बैंक अकाउंट है, इट इज करेंट डिपॉजिट अकाउंट। करेंट डिपॉजिट अकाउंट बेसिकली बिजनेस के नाम पे खुलता है। अगर मेरा कोई बिजनेस नहीं है तो मैं करेंट डिपॉजिट अकाउंट खुलवा भी नहीं सकता हूं, क्योंकि करेंट डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाने के लिए हमें अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। करेंट डिपॉजिट अकाउंट में बैंक आपसे चार्जेस लेते हैं, इसमें आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की कोई लिमिट नहीं होती, आप एक दिन में हजारों ट्रांजेक्शन कर दीजिए, क्योंकि बैंक आपको एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। इसमें एक स्पेशल फीचर है, बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। करेंट डिपॉजिट अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, जिसमें अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नील हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो भी आपको एक लिमिट मिल जाती है, आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट बैंक आपको प्रोवाइड कराता है, जिसका एक नॉमिनल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में इनको और डिटेल्स में हम कवर करेंगे। अगला पॉइंट है, करेंट अकाउंट ऑफर्स अ प्रेफरेंस टू इट्स होल्डर दैट दे कैन विड्रॉ और डिपॉजिट मनी एज मेनी टाइम्स दे वांट एंड इट ऑल्सो ऑफर्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो यहां पे ये बात साफ साफ बोली गई है करेंट डिपॉजिट अकाउंट के लिए कि करेंट जो अकाउंट है ऑफर्स अ प्रेफरेंस टू इट्स होल्डर दैट दे कैन विड्रॉ और डिपॉजिट मनी एज मेनी टाइम्स दे वांट एंड इट ऑल्सो ऑफर्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। आगे कहा गया है, बैंक्स जो है ना वो मनी लेंड कितने फॉर्म में करते हैं। सबसे पहला होता है बैंक लोन। आपको मालूम है ना, बैंक लोन के लिए आपको कोई एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी पड़ती है, गिरवी रखनी पड़ती है,
आप जितनी वैल्यू का प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं उसका 60 to 65% आपको लोन मिलता है। मैक्सिमम मैं बता रहा हूं आपको 60 to 65%। अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मॉर्गेज की तो आपको 60 lakhs to 65 lakhs तक का, मैक्सिमम 65 लाख रुपीज तक का आपको लोन मिलेगा। 35 to 40% इज कॉल्ड मार्जिनल रिक्वायरमेंट, और ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट बैंक अपने पास रखता है। ये आरबीआई बैंक्स को निर्देश देता है कि आपको कितना परसेंट मार्जिन रखना है अपने पास, इतना पूरा का पूरा लोन नहीं देना। तो बैंक लोन में हम क्या करते हैं कि कुछ मॉर्गेज करते हैं, बेसिकली लैंड बिल्डिंग हम मॉर्गेज करते हैं बैंक के पास, बैंक उसका वैल्यूएशन करता है अपने हिसाब से, और बैंक खुद बताता है कि इसका आपको मैक्सिमम हम कितना लोन दे सकते हैं। दैट इज बैंक लोन। बैंक लोन बेसिकली लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं। दूसरा कहा गया कैश क्रेडिट। अब मैं कैश क्रेडिट के बारे में बता दूं। कैश क्रेडिट बैंक ओवरड्राफ्ट से मिलता जुलता होता है। कैश क्रेडिट इज अ शॉर्ट टर्म लोन विद अ रीपेमेंट पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। कैश क्रेडिट एक शॉर्ट टर्म लोन है जिसका रीपेमेंट पीरियड 12 महीने का है। इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय लेंडर इज ऑन द मनी विड्रॉल एंड नॉट ऑन द सैंक्शन क्रेडिट लिमिट। जो कैश क्रेडिट है उसमें जो भी आपको लिमिट मिला है ना, उसके ऊपर ये इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं। जितना आपने पैसा विड्रॉ कर लिया उस पे ये लोग कैश क्रेडिट चार्ज करते हैं। जो भी इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो उस पे चार्ज करते हैं, जो भी आप अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर लेते हैं। Cash credit is always offered against collateral security. सब one of the major difference between bank overdraft and cash credit is this कि बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए आपको कोई भी चीज एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं जमा करनी है, लेकिन कैश क्रेडिट में आपको कुछ ना कुछ एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। और एक आखिरी पॉइंट कि कैश क्रेडिट इज यूज टू मीट डेली वर्किंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस। तो कैश क्रेडिट इस्तेमाल होता है जो बिजनेस की डेली वर्किंग रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए। यहां पे कैश क्रेडिट के बारे में कहा गया है, अंडर दिस द बोरोअर इज रिक्वायर्ड टू ओपन अकाउंट इन द बैंक एंड द एंटायर लोन शैल बी डिपॉजिट अंडर इट एंड इंटरेस्ट विल ओनली बी चार्ज ऑन द मनी विड्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है, तो कैश क्रेडिट के लिए ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मैक्सिमम टाइम पीरियड 12 महीने के लिए होता है। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी जमा करनी होती है, और कैश क्रेडिट की जो लिमिट है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। जितना आप उस कैश क्रेडिट में से विड्रॉ कर लेते हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगला है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये भी एक लोन का पार्ट है, मैं आपको बता चुका हूं। ये आपको करंट अकाउंट में मिलता है और पर डे के बेसिस के ऊपर इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है। अगला है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स भी एक तरीके का बैंक लोन है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। आगे कहा गया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल्स। दो तरीके के बिल होते हैं, एक होता है कमर्शियल बिल जो बेसिकली ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं, दूसरा होता है ट्रेजरी बिल यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू टेक लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक। तो अब आप समझिएगा कि ये जो ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल यूज्ड बाय गवर्नमेंट, कौन इस्तेमाल करता है? गवर्नमेंट इस्तेमाल करता है टू टेक लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक। तो गवर्नमेंट क्या करता है? ट्रेजरी बिल को सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई को ट्रेजरी बिल जमा कर देता है और वहां से लोन ले रहा है, मतलब ट्रेजरी बिल को मॉर्गेज किया जा रहा है। ट्रेजरी मतलब खजाना, जो हमारे देश का जो खजाना है ना, मतलब हमारे देश का जहां पे सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा होता है पूरे देश को चलाने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ट्रेजरी है। तो वहां पे उसके नाम पे कुछ बिल्स इशू होते हैं और वो बिल्स जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। आरबीआई उसके बेसिस पे गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कराता है। आगे कहा जा रहा है कि कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो परफॉर्म एजेंसी फंक्शंस under which it becomes an agent of its customer and does the transaction on behalf of its customer। तो जो कमर्शियल बैंक है ना वो एक एजेंसी फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। अब एजेंसी फंक्शन का मतलब क्या होता है आप समझिएगा कि अगर मुझे अपने इंश्योरेंस का जो प्रीमियम जमा करना है तो मैंने अपने बैंक को बोल रखा है कि आप हर महीने इंश्योरेंस वाले जब पैसा मांगेंगे तो हर महीने के एक स्पेसिफिक डेट को ये पैसा उनके अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दीजिएगा। दिस इज कॉल्ड एजेंसी फंक्शन। दूसरा, मैंने अपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बोल रखा है और अपने बैंक को गाइडलाइंस दे रखी है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मेरे बैंक को बिल भेजेगा और मेरा बैंक मेरे अकाउंट में से वो बिल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जमा कर देगा। दिस इज कॉल्ड एजेंसी फंक्शन। और स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, सेम चीज हाउस टैक्स के लिए, सेम चीज एप्लीकेबल है वाटर टैक्स के लिए। जो भी पानी का बिल आता है साल भर में, मैंने अपने बैंक को बोल रखा है कि मेरे बिहाफ पे आप ये जमा कर दीजिए। तो दिस इज कॉल्ड एजेंसी फंक्शन। मैंने अगर ईएमआई पे कोई सामान खरीदा है, ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो अगर मैंने इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट पे कोई सामान खरीदा है ईएमआई पे, तो भी मैंने अपने बैंक को गाइडलाइंस दे रखी है कि हर महीने की एक स्पेसिफिक डेट को 2 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, जो भी डेट है मैंने बता रखा है
कि जब तक ये ईएमआई फुलफिल नहीं होती आप ये पैसे मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट करके वहां ट्रांसफर करेंगे, जिसे कहते हैं ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इसके बारे में आने वाले लेक्चर्स में और डिटेल में कवर करेंगे। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये कमर्शियल बैंक का एक छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, अगर वीडियो में कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, हैव अ गुड डे, थैंक यू।